आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इस लिमिटेड समय को कैसे यूटिलाइज करके आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ाई करो, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। और अगर आपने सच्चे मन से पढ़ाई कर ली तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। हम मानकर चलेंगे कि लगभग आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो हम 60 दिन का ऐसा प्लान बनाएंगे, 2 महीने की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अगर आपने उसको फॉलो करा तो जितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो प्रिपरेशन और बेटर तरीके से हो जाएगी और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या काम रहता है एसएससी एमटीएस हवलदार का, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं फिर से बता दूंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल है और क्या काम करना होगा आपको इस नौकरी में जा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल तक हो चुकी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70-80% प्रिपरेशन हो भी चुकी होगी और कुछ लिमिटेड प्रिपरेशन रह रही है और उनको रिवीजन करनी है। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने पड़े हैं लगभग, तो भाई प्रिपरेशन जरूर नहीं है कि सबकी पूरी हो गई हो। तो हम दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्टडी प्लान, ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उनका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा, यानी कि जो स्कोर है वो स्टैटिक हो गया, वो 1 मार्क्स पर आकर रुक गया और वो और उसको बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। तो इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपको अपना स्कोर भी कैसे बढ़ाना है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ना डाउट रहता है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार एक ही चीज है। तो भाई एसएससी तो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कमीशन पेपर कंडक्ट करवा रही है। एमटीएस और हवलदार ये 2 अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग नौकरियां हैं। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार जैसे हवलदार आप सब लोगों को पता ही होगा, खाकी वर्दी में रहते हैं, यूनिफॉर्म होती है। तो इन दोनों के अलग अलग डिस्कस करेंगे। पेपर सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, पढ़ने की स्ट्रेटजी सेम रहेगी, लेकिन दोनों के क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या काम में डिफरेंस है, ये भी डिस्कस कर लूंगा। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका पेपर है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास ही होती है। अगर आपने 10th पास करी हुई है तो आप इसका पेपर दे सकते हो। और इसका जो रिटन एग्जाम होगा ना, रिटन एग्जाम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेशन 1 और एक सेशन 2 होगा। एक ही दिन पूरा पेपर, बस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सेशन 1 में आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 20-20 सवाल आते हैं और हर सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स और 60 नंबर की रीजनिंग। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर है। 45 मिनट का होगा सेशन 1 और सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं जुड़ेगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, सेशन 2 के आपके मेरिट जुड़ेंगे। सेशन 2 में आपका आता है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके दोनों में से 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जीके, यानी कि टोटल 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। मतलब जो आपको नौकरी मिलेगी, कि क्या आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं, या जो नौकरी मिलेगी वो क्या नौकरी मिलेगी, वो इन 150 नंबर पर ही निर्भर करती है। अगर बहुत कम नंबर आएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ से ऊपर आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जो फाइट है वो इस 150 नंबर में से है, यानी कि इंग्लिश और जीके की फाइट है। मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ना है क्योंकि क्वालिफाई वो भी करना है, लेकिन मेन फोकस करना है आप लोगों को इंग्लिश और जीके पर। और देखो, इंग्लिश और जीके ना ऐसी चीज है जो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, यानी चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, सेम ही रहने वाली है। लेवल भी काफी हद तक सेम रहेगा, बिल्कुल सेम तक नहीं कह सकते। देखो, सीजीएल को और एमटीएस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, एमटीएस का लेवल काफी हल्का रहेगा सीजीएल के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ना कोई ऐसा बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश और जीके में वही सब चीजें हैं। तो आपको जो अपना स्टडी प्लान बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि आपको डेली पढ़ने तो चारों सेक्शंस हैं, आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि चारों की चारों चीजें डेली पढ़ो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग भी क्वालिफाई करना है। लेकिन जो मेन समय देना है इंग्लिश को और जीके को, उसको तो आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ लेना है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने हैं और 2 महीने में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और सबसे ज्यादा समय देना। अब इंग्लिश और जीके कहां से पढ़ सकते हो आप लोग? तो देखो, बहुत शानदार किताब है इंग्लिश के लिए, पिनाकल की किताब है। इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगी, और इंग्लिश ग्रामर में जैसे लिखा भी है 0 to हीरो, तो जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार किताब है। इंग्लिश ग्रामर कवर होगी, साथ ही में प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। और वोकेबलरी के लिए भी अगर आप लेना चाहो तो वोकेबलरी के लिए भी आप ये किताब ले सकते हो। इससे आपकी वोकेबलरी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, काफी अच्छे से आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी गई है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ उन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है वो ये वाली किताब हो जाती है। ये आपकी हर पेपर में काम आएगी, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, हर पेपर के लिए आपके काम आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एसएससी लेवल के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिन लोगों के पास भी किताबें नहीं है वो लोग इन किताबों को ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ही जीके के लिए भी देखो, ये 2 किताबें हैं, इन 2 किताबों से ज्यादा जीके में कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 किताबें अगर आपने जीके के लिए पढ़ ली, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक थ्योरी की किताब है और एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू की किताब है। ये सारी किताबें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती हैं। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
तो इनसे अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जीके और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी आपके पास किताबें हैं, आप किसी और किताब से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। लेकिन अगर आपका किताबें नहीं है, आपको परचेज करनी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन किताबों को परचेज कर लो, क्योंकि काफ़ी अच्छी किताबें हैं। ये तो हो गई इंग्लिश और जीके की बात। रीजनिंग और मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कर लो। थ्योरी तो पढ़नी ही है, थ्योरी तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी। जब तक ट्रिक्स नहीं सीखोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तब तक सवाल कर ही नहीं पाओगे। थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो, ज्यादा इधर उधर मत भागो, क्योंकि आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी बात बन जाएगी, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन इंग्लिश और जीके को अच्छे से कवर कर लेना, और जैसा मैंने बताया कि डेली सारे सेक्शंस पढ़ना। इस सब के साथ साथ डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होती जाएगी और आपको आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये सारे फैक्टर्स के बारे में पता चलता रहेगा, क्या आपके वीकनेसेस हैं, ताकि आप उसको इंप्रूव कर पाओ। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एक मॉक टेस्ट की जगह ना आप 2 अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट ले लो, ऑल्टरनेट डेज पर लगा लो। एक दिन एक कंपनी का मॉक टेस्ट लगा लो, दूसरे दिन अलग कंपनी का मॉक टेस्ट लगा लो। किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट ले लो, जो भी आप लेना चाहो। और जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ से पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करो नोट्स बनाते चलो। नोट्स का रजिस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करने लगोगे ना, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो जब आप रिवीजन करोगे उस समय पर आपका नोट्स का रजिस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उस समय पर। और जो आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, वो रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना है, किसी से टाइम टेबल बनवाना नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी टाइम टेबल बनवा लिया और आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ अपने हिसाब से कि किस समय पर आप बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप बिल्कुल फ्री हो। तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट सूटेबल टाइम लगता हो, उस टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चारों सेक्शंस पढ़ने हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा समय देवाओ इस समय, उतना समय दो, क्योंकि पेपर में कम समय है और उस कम समय को यूटिलाइज करके आपको नौकरी चाहिए, आपको पेपर क्रैक करना है। अब अगर एमटीएस और हवलदार में डिफरेंस के बारे में बात कर लें, दोनों की जॉब प्रोफाइल और जो बातें हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार जैसे आपको बताइए। सबसे पहले अगर सैलरी की बात करें तो एमटीएस की इनिशियल सैलरी लगभग 30,000 के आसपास रहेगी नेट सैलरी, और वहीं हवलदार की इनिशियल नेट सैलरी लगभग 35-36,000 के आसपास रहेगी। अब काम क्या करना होगा, तो देखो दोनों के कामों में डिफरेंस है। और काम भी क्या होता है, एक तो होता है थ्योरी जो लिखा हुआ है क्या काम है, एक होता है प्रैक्टिकल। तो मैं आपको दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। पहले अगर हवलदार की बात करें, हवलदार तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि खाकी वर्दी यूनिफॉर्म होती है, खाकी। और हवलदार का जो एक्चुअल में जो मेन काम रहेगा, वैसे अलग अलग टाइप के काम रहेंगे, मेन काम तो ये रहेगा कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहने का काम रहता है। बाकी इस सब के साथ साथ और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि जो बिल्डिंग है, जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कह सकते हैं, उसमें कंट्रोल रूम ड्यूटीज होगी। जैसे जो गेट है वहाँ पर ड्यूटीज लगेंगी कंट्रोल रूम में। नाइट ड्यूटीज भी लग सकती हैं, डे ड्यूटीज भी लग सकती हैं, क्योंकि उसमें ये देखना है कि भाई कोई भी ऐसा कुछ गलत कुछ ऐसा अंदर ना आ जाए, कोई ऐसा गलत तत्व अंदर ना आ जाए, कुछ भी, मतलब सारी सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके साथ साथ जैसे हवलदार सीबीआईसी में है, ऐसे सीबीएन में भी है, यानी कि ये नारकोटिक्स में भी हैं और ये जीएसटीएन कस्टम्स में भी हैं। जो रिक्रूटमेंट होती है दोनों डिपार्टमेंट में होती है। एज लिमिट भी दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग है, एक की 18 से 25 साल है, एक की 18 से 27 साल है। तो जैसे जब आप फील्ड में जाएंगे, मान लो आप कहीं सर्च पर जा रहे हैं, कहीं रेकी पर सर्च पर जा रहे हैं, तो सर्च में भी हवलदार आपके साथ जाएगी। या मान लो कस्टम्स में एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है, तो वहां पर हवलदार का काम रहेगा। तो हवलदार का जो मेजर काम है वो ये है कि सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहना और इस सब के साथ साथ सिक्योरिटी को देखते हुए चलना। अब अगर एमटीएस की बात करें, हम अगर थ्योरी की बात करें, तो देखो उसमें बहुत सारे काम प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पानी पिलाने का भी काम होगा, कुछ साफ सफाई का भी काम होगा, इस टाइप के बहुत सारे काम है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली आजकल ऑलमोस्ट सभी ऑफिस में इन कामों के लिए ना डेली वेजर्स होते हैं, जो कि एमटीएस स्टाफ होता है डेली वेजर्स का, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होता है, वो करता है काम। एमटीएस को जनरली आजकल मोस्टली ऑफिस में कंप्यूटर रिलेटेड काम दिया जाता है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का काम करवाया जाता है। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जो काम है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पानी भी पिलाना पड़ सकता है। कभी मान लो स्टाफ नहीं है या किसी ऑफिस में ऐसा स्टाफ नहीं है, तो हो सकता है वहां पर ऐसा काम भी करना पड़े। बाकी लेकिन देखो, नौकरी है तो नौकरी है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको नौकरी करनी है तो करनी है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो भी काम है आपको वो काम करना है। और इन दोनों नौकरियों की ये खूबसूरती है कि एक तो सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको टाइम मिल जाता है। जैसे जो आपका वर्कलोड है, जो प्रेशर है, आप फ्री हो जाते हो शाम को, तो उसके बाद आप लोग अगर फर्दर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। अब अगर फिजिकल और मेडिकल की बात करें तो देखो, एमटीएस के लिए कोई ऐसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन हवलदार के लिए चाहिए।
मेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट चाहिए 48 केजी। मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 30 मिनट में और 1600 मीटर वॉक करनी है 15 मिनट में। फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में और 1 किलोमीटर वॉक करनी है 20 मिनट में। इजीली अचीवेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेक्स लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत। तो ये वो सारी चीजें थी जो मेरे हिसाब से मुझे लगता था मुझे आपको बतानी चाहिए। और जो मैंने आपको स्टडी प्लान, जो रिवीजन प्लान बताया, ये लगभग मैंने 50 से 60 दिन का यानी कि 2 महीने की स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपके पास समय ज्यादा होता, मान लो पेपर में 5-6 महीने होते, तो हो सकता है मैं आपको और कुछ अलग चीजें बताता, लेकिन अब समय बहुत कम है, लगभग 2 महीने है। तो उन 2 महीने में मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन का, मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। कुछ भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो।